हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू एग्जाम जीनियस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जीनियस पर। जी हाँ दोस्तों, और रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लेकर ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे 11th एंड 12th अप्रैल 2025 के टॉप करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। ओके, सो बेसिकली ये हमारा SBI क्लर्क मेंस हो रहा था, जिसकी वजह से ये 2 दिन का करंट अफेयर मिस हो गया था, जिसका हम रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करेंगे आपको। एंड जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वो रिकॉर्डेड सेशन आपका यहाँ से हमारे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत लोग वेट भी करते हैं कि सेशन आज का नहीं आया, कोई अपडेट भी नहीं आया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को टाइम से अपडेट नहीं दे पाया मैं। एंड ये पूरे 2 दिन का डिले है, ठीक है। और फाइनली आपका 10th एंड 12th सबका जो अप्रैल को मेंस था सबका हो चुका है, और अब बारी है रिजल्ट की। एंड जिन लोगों ने डिटेल में हमारे PDF को पढ़ा था, कैप्सूल को अच्छे से पढ़ा था, कवर किया था टू द पॉइंट, ठीक है। 10th अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, वो लिटरली हार्ड था, इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट शिफ्ट वाला था उसमें से 20-25 क्वेश्चंस तो इजीली हमें देखने को मिले हमारे कैप्सूल से कवर, जिसका हमने विद प्रूफ स्क्रीनशॉट हमने अपलोड किया अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, एंड शिफ्ट सेकंड में थोड़ा सा टफ था कि मतलब 5-6 क्वेश्चन भी मिलना मुश्किल था, लेकिन हमने ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब सेशन वाला जो PDF आता है, एंड मतलब होता है ना कि ओवरऑल जो हमारा कैप्सूल एंड डेली स्पेशल MCQs की PDF जो आती है, वहां से निकालने के बाद 12 से 15 क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले आपको। ओके, तो अगर आप लोग रियली डेडिकेट होकर डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हो आप लोग इस चीज को, तो आपको जो है काफी हेल्पफुल यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो आज का जो वेरी फर्स्ट न्यूज, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम पे भी सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। वेरी फर्स्ट न्यूज की बात करें तो SBI डिसकंटिन्यूज अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो SBI ने अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट योजना बंद की। ओके, तो अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या, ठीक है। तो SBI ने 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल 2025 से इस योजना को बेसिकली बंद कर दिया है SBI ने, ठीक है। इसके जगह पे कौन सी योजना निकाली गई है आप लोगों को पता है? इसके जगह पे SBI ने अमृत वृष्टि करके योजना निकाली है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट ए सेकंड गाइस, यस एवरीथिंग इज फाइन। सो यहाँ पर अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो थी वो बंद हो चुकी है, और इसका आदेश जो है SBI ने 1 अप्रैल 2025 से बंद करने की जो है दे दी है ऑलरेडी। और इसकी हम लोग बात करें तो टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 400 दिन का FD होता था, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.10% मिलता था, ठीक है। और रेगुलर कस्टमर्स के लिए, एंड 7.60 इंटरेस्ट आपको किसको दिया जाता है? सीनियर सिटीजन को, ठीक है। किस स्कीम के तहत? अमृत कलश स्कीम के तहत। अभी हुआ क्या यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं भाई? चेंजेस हुए हैं कि SBI जो अब लॉन्च कर रहा है अमृत वृष्टि FD स्कीम। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि कलश को बंद करके अमृत वृष्टि स्कीम लॉन्च कर रहा है। ये इससे भी बेहतर आपका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा, एंड पक्ष वगैरह भी मिलेंगे सीनियर सिटीजन्स को। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है वो यही बनता है कि अमृत कलश की जगह पर कौन सा है? अमृत वृष्टि है। कितना इंटरेस्ट रेट आपका रेगुलर कस्टमर्स के लिए है, कितना आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए है, कितने दिन में मेच्योर होता है ये FD। तो वो सब चीजों का विशेष ध्यान आप लोगों को इसमें रखना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज जो हमारा अगला न्यूज है वो भी आपका RBI से रिलेटेड न्यूज है, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो भी सेशंस होते हैं गाइज आपका, मैं बेसिकली डेडिकेटेड फुली डेडिकेटेड आपका अपकमिंग IBPS SBI RRB इन सब एग्जाम्स पे फोकस्ड सेशंस होते हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट हेडिंग मिलने को देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ना रिव्यू भी डाला हुआ है, SBI क्लर्क मेंस रिसेंट हुआ है, मेरे यूट्यूब सेशन से रिसेंट का जो वेट प्रोडक्शन वाला था, वेट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन का था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था भाई। 4 अप्रैल की न्यूज थी, उससे रिलेटेड आपका प्रीवियस न्यूज कनेक्ट करके पूछा था। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है डेली बेसिस पर, और अच्छे से देखने की जरूरत है। आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे यार, अगर आप लोग फुली डेडिकेट होके अच्छे से सेशन को देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं RBI टू इनेबल मार्केट बिल्ड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड अरेस्ट।
स्ट्रेस्ड असेट्स, अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई यार कि ये स्ट्रेस्ड असेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आरबीआई ने ये इसको इनेबल क्यों किया, तो एक एक चीजों के बारे में अगर हम लोग डिटेल में समझे यहाँ पर, ठीक है, तो पहले आराम से समझेंगे होता क्या है। अभी हुआ क्या है कि आरबीआई लेकर आया है एक नया मार्केट बेस्ड सिस्टम, जिसमें डूबा हुआ पैसा यानी स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, खिंचाव तनाव, या जैसे होता है ना कि प्रेशर, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि मतलब स्ट्रेस्ड असेट्स जो आपके होते हैं ना, कि जो जिनका मतलब पैसा डूब गया है, मतलब ये समझ लो कि वो पैसा डूब गया है। कोई पर्सन है वो किसी बैंक से लोन लेता है और वो रीपे नहीं कर पाता है दोबारा से, इन दैट केस वो एसेट जो है आपका एनपीए बन जाता है। एनपीए बन जाता है तो वो धीरे धीरे फॉर्मेशन हो जाता है उसका एज ए स्ट्रेस्ड असेट्स। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है होता क्या है, देखो हम लोग आराम से समझेंगे। एआरसी रूट के अलावा एक और ऑप्शन है, इससे क्या बैंक्स को फायदा होगा, इन्वेस्टर्स का क्या, चलो समझते हैं। पहले बेसिक से समझते हैं स्ट्रेस्ड असेट्स क्या होते हैं। तो स्ट्रेस्ड असेट जो बेसिकली जो ऐसे लोन जिनका रीपेमेंट टाइम पर नहीं हो रहा हो, ये बैंक्स के लिए नॉन प्रॉफिट एसेट्स बन जाते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो बैंक ने लोन दिया, बारोवर ने पैसा नहीं दिया, वो हो गया आपका स्ट्रेस्ड असेट्स, ओके। अब बात करें हम लोग, तो अब तक का क्या सिस्टम था भैया, एआरसी रूट था। एआरसी बोले तो बैंक इन एनपीएस को एआरसी को बेच देते थे। बैंक जैसे कि मान लो कि जो पैसा फंस गया, जो लोन रीपे नहीं हो सकता, बैंक को लगता है कि अब ये रीपे नहीं करेगा कोई, ये प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, आपका लॉस हो रहा है, नए लोन्स दिए नहीं पा रहे हैं बैंक, तो उस केस में क्या करते हैं कि आपका एआरसीज को बेच देते थे, सॉरी इन एनपीएस को बेच देते थे। किसको, एआरसीज को। एआरसीज क्या होते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो बेसिकली एआरसीज को ये लोग सोल्ड आउट कर देते थे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है भाई। तो एआरसीज को ये बेच देते थे, ठीक है। अभी यहां पर हुआ क्या है, ये सिस्टम सर फाइसी एक्ट 2002 के अंडर में चलता था अभी तक, ओके। लेकिन ये लिमिटेड और स्लो प्रोसेस है। अब जो है आरबीआई क्या प्लान कर रहा है, नया प्लान क्या कर रहा है, मार्केट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन। ये क्या होता है भैया, आराम से समझेंगे। बेसिकली ये न्यूज उसी पे रिलेटेड है, देख रहे हो, आरबीआई टू इनेबल मार्केट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो यहां पर हम लोग समझेंगे मार्केट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। आरबीआई अब एक मार्केट बेस्ड सिस्टम लेके आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे। स्ट्रेस्ड असेट्स का भी सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है, मतलब कि जो पैसे एनपीए बन चुके हैं उनका भी सिक्योरिटाइजेशन हो सकता है, यानी उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना के इन्वेस्टर्स को बेचा जा सकेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जैसे नॉर्मल लोन्स का सिक्योरिटाइजेशन होता है, एमबीएस एबीएस, वैसे ही स्ट्रेस्ड असेट्स का भी आपका सिक्योरिटाइजेशन होगा, ओके। आरबीआई का जो प्लान है, ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, आरबीआई एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इशू करेगा, उसमें पब्लिक और स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया जाएगा। पहले से ही जनवरी 2023 में एक डिस्कशन पेपर आया है इस टॉपिक पर, ओके। आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहे हैं इस टॉपिक पर, संजय मल्होत्रा का कहना है कि अगर सिक्योरिटाइजेशन प्रूडेंटली स्ट्रक्चर्ड हो तो रिस्क मल्टीपल पार्टीज में डिवाइड हो जाएगा, बैंक्स को मिलेगा एग्जिट रूट, यानी वो अपना एनपीएस से निकल पाएंगे, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूज की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज है, सेबी फॉर्म्स हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स। बहुत लोग यहां पर होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ओके। इस न्यूज को हम लोग डिटेल में समझेंगे भाई, इस न्यूज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। कितने लोग यहां पर हैं जिनको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है भैया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, सेबी का बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो फोड़ के आएंगे, ओके। सो यहां पर हुआ क्या है भाई, देखो आराम से समझो। सेबी का बड़ा एक्शन प्लान, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स में बड़ा बदलाव, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाइड ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ओके। यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगा इस न्यूज के बारे में। तो क्या सेबी के ऑफिसर्स अपने पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सेबी ने खुद अपने ऊपर ही चेक लगाने के लिए एक पावरफुल कमेटी बना दी है। तो चलिए समझते हैं ये क्या है, क्यों बना है, और इसका प्रॉफिट लॉस एनालिसिस क्या है आप लोगों के लिए, उसको बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ओके। तो यहां पर हुआ क्या है, क्या हुआ है एग्जैक्टली समझेंगे, आराम से समझेंगे। सेबी ने एक 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी एचएलसी का गठन किया भैया, हाई लेवल कमेटी, ठीक है।
किसके लिए किया भैया, वो इसी के लिए किया है। अभी आगे हम लोग बात करते हैं, आराम से थोड़ा समझेंगे, थोड़ा पैसेंस रखो। ओके बच्चे, तो यहाँ पर इसकी जो चेयरमैन है, जो एचएलसी बनाई गई, हाई लेवल कमेटी बनाई गई, कितने मेंबर्स की बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई। ओके, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रत्युष सिन्हा है। ओके, रिटायर्ड आईएएस एंड फॉर्मर आईएएस चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ओके, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को दोस्तों। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, फटाफट से बढ़ेंगे। यहाँ पर पहले यार और समझ लेते हैं चीजों को, क्या होने वाला है यहाँ पर। देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ डिटेल में, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जब किसी पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट, किसी भी कंपनी का पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल ड्यूटी आपस में टकराते हैं। जैसे कोई सेबी ऑफिसर है मान लो, ठीक है, सेबी ऑफिसर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और फिर उस कंपनी के फेवर में डिसीजन ले, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब कि भैया आप सेबी के चीफ हो, हेड हो या कुछ एम्प्लॉय हो, तो आपका ये कोई मतलब मनमाना नहीं है, ये सरकारी बॉडी है, ठीक है। आप मतलब अपने से कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो, ये मनमानी नहीं कर सकते हो कि आप डिसीजंस लोगे अपने, जैसे कि मान लो 1-2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया कोई ऑफिसर है सेबी का, वो इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आप डिसीजन उस कंपनी के लिए अपने फेवर में लेगा कि या उसका फायदा हो। ऐसा जब होता है उसी पॉइंट को बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया, जितने लोग हैं यहाँ पर हाथ उठाएंगे सभी लोग, वेरी गुड। तो कमेटी का नाम क्या है भैया, 2008 के पुराने कोड ऑफ कंडक्ट को रिव्यू करना, सेबी ऑफिसर्स एंड बोर्ड मेंबर्स के इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी जैसे एरियाज में ट्रांसपेरेंसी लेना, पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, या और कुछ बचा है फटाक से बताइए आप लोग। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट्स ऑफ मैटर्स। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों का देखो यार वही डिटेल में दिया हुआ क्या क्या हुआ है कैसे, ठीक है, तो और कुछ खास है नहीं, ठीक है, लोगों को भी जानते ही हैं। तो आप लोग को अगर ये न्यूज समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज की तरफ बढ़ जाए भैया, कितने लोग हैं जो एग्री हैं अगले न्यूज की तरफ बढ़े, एवरीबॉडी प्लीज लेट मी क्लियर। IRDAI फाइन्स फ्लिपकार्ट फॉर वायलेटिंग इंश्योरेंस नॉर्म्स। तो आपका 1.06 करोड़ रुपए का पेनाल्टी इंपोज किया गया फ्लिपकार्ट पर, किसके द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंप्रेस किया गया है, ठीक है। और ये फाइन का बेसिकली रीजन क्या था कि बीमा ई कॉमर्स कॉमर्सानिदेश 2017 का उल्लंघन, जिसके तहत बीमा माध्यम केवल इंश्योरेंस ऑन देयर इंश्योरेंस सेल्फ एंड नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स। ओके, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले न्यूज की तरफ भैया। सिंपली आप लोग याद रखेंगे, IRDAI ने आपका इंश्योरेंस नॉर्म्स को वायलेट किया, जिसकी वजह से आपका फ्लिपकार्ट पर आपका कितने का करोड़ का आपका लगाया गया जुर्माना, 1.06 लाख करोड़ का। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। HDFC बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, फटाफट से आप बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ भैया। यहाँ पर डिटेल में समझेंगे अब यार, सभी लोग डिटेल में समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लू ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है डिटेल में समझते हैं। देखो यार, यहाँ पर ये हुआ है ना कि अगर हम लोग बात करें तो क्या अब इंश्योरेंस भी एक्सपोर्ट होगा, तो बिल्कुल हाँ। अब गिफ्ट सिटी में बैंक्स डायरेक्टली एनआरआईज को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ने पहली बार इस गेम को शुरू किया है। तो क्या ये कॉर्पोरेट एजेंट का रोल और भी आगे बड़ा होने वाला है, ठीक है। फुल ब्रेकडाउन की बात करें तो आपका हुआ क्या है, अप्रैल 2025 में HDFC बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक और स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड
ओके, सभी को क्लियर है भाई? तो अप्रैल 2025 में एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफसीएल आईएफएससी लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में फर्स्ट कॉर्पोरेट एजेंट्स बनाया गया है आपका। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। तो कॉर्पोरेट एजेंट का मतलब होता है ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंश्योरेंस कंपनीज के बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या होता है भैया, फटाक से बताइए, कॉर्पोरेट एजेंट क्या होते हैं? कॉर्पोरेट एजेंट का मतलब होता है ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंश्योरेंस कंपनीज के बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेसिकली बैंक एंड रेगुलेशन के लिए। ओके, तो अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पर हुआ क्या है, डिटेल में समझते हैं क्या कर सकते हैं ये बैंक्स। तो ये इंस्टीट्यूशन अब गिफ्ट सिटी में अपनी रेगुलर फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। ओके, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एटीसी। किसको मिलेगा फायदा? तो जो एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो अब्रोड रहते हैं, उनको ये थोड़ा बहुत फायदा मिलने वाला है आपका। ठीक है, रीजन की बात करें अगर हम लोग, तो इनको अब डायरेक्टली इंडियन रिसोर्स प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के अलावा। ठीक है, लीगल बेनिफिट्स क्या होगा? गिफ्ट सिटी ने से ली गई इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंडर होगी। ठीक है, एंड आगे हम लोग बात करें तो मतलब अगर किसी एनआरआई की डेथ हो जाती है तो उसकी पॉलिसी की इनहेरिटेंस यानी विरासत इंडियन लॉ के हिसाब से सिंपल तरीके से हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज वन स्टेट वन आरआरबी प्लान टू रिड्यूस आरआरबीज फ्रॉम 43 टू 28। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या है डिटेल में समझते हैं भाई, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। कितने लोग रेडी हैं, एक बार हाथ उठाएंगे? ओके, सो 43 से 28 आरआरबी वन स्टेट वन आरआरबी योजना एक्सप्लेन करें अगर हम लोग, तो सरकार ने डिसाइड कर लिया है हर स्टेट में सिर्फ एक रीजनल रूरल बैंक होगा। हर स्टेट में आपका ओनली एंड ओनली एक रीजनल रूरल बैंक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, तो सरकार ने आपका बेसिकली 43 से घटाकर कितना कर दिया भैया? 28 में करने की योजना बना रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? सॉरी गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके ओके गाइस, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट गाइस, या एवरीथिंग इज गुड। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज वन स्टेट वन आरआरबी प्लान टू रिड्यूस आरआरबीज फ्रॉम 43 टू 28। ओके, सो रिडक्शन इन आरआरबीज की बात करें हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझते हैं हुआ क्या है, एक्चुअल में न्यूज क्या है। ओके, तो आरआरबीज में कमी। वित्त मंत्रालय एक आरआरबी योजना लागू करेगा जिससे आरआरबीज की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और लागत कम की जा सके। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या है अभी डिटेल में समझ लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वन स्टेट वन आरआरबी प्लान लॉन्च किया है। याद रखेंगे आप लोग, वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, OSOR। एंड यहाँ पर बात करें हम लोग तो इस प्लान के अंदर 15 आरआरबीज का मर्जर होगा और आरआरबीज की टोटल संख्या आपको कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी 43 से घटकर। ठीक है, पहले कितनी थी? 43, अब कितनी हो जाएगी? 28। ओके, नाउ अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़े और बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इफिशियंसी बेसिकली बढ़ाने के लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए और एक स्ट्रीमलाइंड बैंकिंग सिस्टम देने के लिए रूरल एरियाज को ये बेसिकली स्टेप लिया गया है। ठीक है, एंड इसमें जो अफेक्टेड स्टेट्स है बेसिकली आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है,
फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हिस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 5445 करोड़ रुपए का कैपिटल सपोर्ट दिया था। 2004 से 2020 के बीच में ऑलरेडी 3 फेजेस में मर्जर हुआ था, जिससे आरआरबी 196 से 43 तक आ गए थे। ओके, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो 43 आरआरबी, 22,069 ब्रांचेस, 700 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज में आपका ये आरआरबी शामिल थे। ठीक है, ये जो 43 आरआरबीज है, इसके जो टोटल कितने ब्रांचेस, 22,069, 700 डिस्ट्रिक्ट, 26 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज आपका इसमें शामिल थे। ठीक है, अभी हम लोग बात करें तो ये आरआरबीज की बेसिक ज्ञान की बात करें तो आरआरबीज जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, रीजनल रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश हुए ये सब बैंक्स, और आरआरबी एक्ट 1976 के तहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब आता है गाइस आरआरबी के एग्जाम में, 1976 एक्ट के तहत आपका ये हुआ था। एंड रेगुलेटेड बाई, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं आरआरबीज, आरबीआई प्लस, याद रखेंगे आरबीआई प्लस नाबार्ड। ओके, आरबीआई और नाबार्ड के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं, जिसमें आपका 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 50% स्टेक कितने किसका होता है भाई, 50% स्टेक होता है आपका गवर्नमेंट का। एंड 35% स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं, 35% स्पॉन्सर बैंक का होता है, एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये चीज आप लोग भूलेंगे नहीं यार, ये क्वेश्चन में आता है, आपके एग्जाम में आता है मेंस में, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पहला आरआरबी कौन था वो भी आप लोग याद रखिए, प्रथमा बैंक था यूपी में, स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया था, सिंडिकेट बैंक के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट की, तो लेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स होगा, कॉस्ट सेविंग होगा, बेटर टेक इंटीग्रेशन होगा, इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होने वाला। लॉस की बात करें तो इनिशियल ट्रांजिशन डबल ट्रबल होगा, एंड रीजनल ऑटोनॉमी लॉस्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यार ये समझ में आ गया होगा न्यूज बेसिकली है क्या और कितना स्टेक है गवर्नमेंट का, कहां से कहां तक घटा के किया गया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज है, इंडिया रैंक्स 36 इन रेडियनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के तहत तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर है। ठीक है, पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा पब्लिश किया गया, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया। टोटल कंट्रीज रैंक्ड, कुल रैंक किए गए देश कितने हैं, 170 है। इंडिया की रैंक कितनी है ये याद रखना आप लोगों को, 36वां स्थान है, 2022 में 48वें स्थान पर था। ठीक है, अभी क्या हो गया है, घट के 36वें पे आया, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो बस इतना है आपको पॉइंट याद रखना है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। ये रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो आईसीटी में आपका 99 है इंडिया की रैंक, स्किल्स में 113 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd है, इंडस्ट्री कैपेसिटी में 10th है, एक्सेस टू फाइनेंस 70th है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, जो कि हमारा कार्तिक आर्यन ब्रांड एम्बेसडर फॉर थॉमस कुक इंडिया फॉरेक्स बिजनेस। तो कार्तिक आर्यन बने भैया थॉमस कुक इंडिया के विदेशी मुद्रा व्यवसाय के ब्रांड एम्बेसडर। की डिटेल्स की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट पर्सन कार्तिक आर्यन, कंपनी जो है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, रोल इनका रहेगा ब्रांड एम्बेसडर फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस। ओके, विदेशी मुद्रा व्यवसाय के ब्रांड एम्बेसडर ये रहेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू अट्रैक्ट मिलेनियल एंड जेनजेड ट्रेवलर्स फॉर आउटबाउंड ट्रेवल। ओके, कैंपेन फोकस की बात करें तो बेसिकली इनका कैंपेन पे जो फोकस किया गया था, बॉर्डर ट्रेस ट्रैवल कार्ड को बढ़ावा देना इनका मेन पर्पज है। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ भैया। अरे यार, बॉर्डर पे जो हम लोग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस ट्रैवलिंग, उसका इनका जो मेन पर्पज है ना इस कैंपेन का, बेसिकली ये जो थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इनको मल्टी करेंसी प्रीपेड कार्ड को बढ़ावा देना इनका मेन एम है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले न्यूज की तरफ। तो रोंगाली बिहू मेजर फेस्टिवल ऑफ असम। तो रोंगाली जिसको बोला जाता है बोहाग बिहू, आपका असम का प्रमुख त्योहार बन गया है। फेस्टिवल के नेम की बात करें तो रोंगाली बिहू। ठीक है, सेलिब्रेटेड इन असम, कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो असमिया नववर्ष की शुरुआत और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। सेलिब्रेशन पीरियड आपका मिड अप्रैल 2025 होता है। ट्रेडिशंस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिहू डांस एंड फोक सॉन्ग्स, स्पेशल डिशेज लाइक पिठा एंड लारू प्रिपेयर्ड, यंग पीपल सीक ब्लेसिंग फ्रॉम एल्डर्स। ओके, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हंगरी बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू लीव आईसीसी। तो हंगरी बना आईसीसी छोड़ने वाला पहला यूरोपीय देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी अनाउंस किया गया। ठीक है, इसका रीजन क्या था, आईसीसी अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस टू अरेस्ट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अंडर आईसीसी रूल्स। तो आईसीसी के नियमों के तहत इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तारी से बचना इसका मेन पर्पस था। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू लीव आईसीसी सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 2002। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लाइन में याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, आईसीसी
बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी है, सॉरी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसको बोलते हैं। इसको छोड़ दिया, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सॉरी यार, याद रखेंगे आप लोग, नाम भी याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। तो 1994 में रवांडा में तुत्सी के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस आपका मनाया गया कब? 7 अप्रैल को, डिक्लेयर्ड बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो रवांडा में नरसंहार की याद, पीड़ितों की श्रद्धांजलि और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज है। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को ये न्यूज भी अच्छे समझ में आ गया होगी। आप पढ़ते हैं भैया अगले न्यूज की तरफ। तो आई थिंक ये आज का लास्ट न्यूज था आज के सेशन का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कशन एमसीक्यूज पे, ओके, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये एमसीक्यूज, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। विच फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम हैज एसबीआई रिसेंटली डिसकंटिन्यूड। तो कौन सा एफडी आपका डिसकंटिन्यूज किया, बंद किया भैया आरबीआई? कौन सा किया भैया? वो आपका ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई अमृत कलश एफडी। ओके, ओके, अगले न्यूज की तरफ बढ़ जाए भैया। विच नेशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू लीव द इंटरनेशनल क्रिमिनल। अच्छा ये तो हो गया भैया, हंगरी, कितना आसान था ना। रंगोली बिहू, रंगाली बिहू आपका कहाँ का है? असम का है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया अच्छे से। अगले न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी कितना हो जाएगा भैया? 43 से बढ़ घटकर कितना हो गया? 28 हो गया, तो पढ़ने वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम लोग फटाक से। विच टू इंडियन बैंक्स वर अमंग द फर्स्ट इन टाइटल्स डेजिग्नेटेड। ओके दोस्तों, अगली न्यूज की तरफ बढ़ जाए, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मच पेनाल्टी हैज आईआरडीआई इम्पोज्ड ऑन फ्लिपकार्ट। कितने करोड़ का किया भैया? 1.06 लाख करोड़ का, सॉरी लाख नहीं यार, 1.06 करोड़ का। द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। कब मनाया जाता है आपका? 7 अप्रैल को। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थॉमस कुक इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। कौन बने भैया? आपका कार्तिक आर्यन। ओके, रंगाली व्यू आपका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, असम एंड अनेक्टेड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 36 है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। विच एक्ट, कौन सा एक्ट भैया? सरफेसी एक्ट 2002। अगले न्यूज की तरफ बढ़े, यह था आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना गाइस। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस।